नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की गुवाहाटी में कार्यकारी समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ओम बिरला के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार दुनिया को एक वैश्विक परिवार के तौर पर देखता है और भारतीयों को मानता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार माना है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में हमेशा हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं। सारे विश्व को एक परिवार मानते हैं और जिसको मानकर हम काम करते हैं। हमारा अटल विश्वास है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत, चर्चा और राजनयिक चर्चा संवाद से होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता वैश्विक समृद्धि के लिए आज अनिवार्य है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि पूरे विश्व के अंदर शांति रहे, स्थिरता रहे और सभी देश आपस में इसमें मिलजुल कर काम करें। यूपी चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती थी। मायावती को सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा, मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा, मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। और इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अपने मन की बात भी कही। उन्होंने कहा कि रात में सोता हूं तो देश को समझने की कोशिश करता हूं। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है
जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश में रोड शो के 2 दिन बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीतिक जानकार इसे एक तरह से चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सफाया बता रहे हैं। वहीं इन बयानों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी के उन नेताओं को जवाब दिया जो हिमाचल में आपका सफाया बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ये लोग मुझसे नहीं, जनता से डरते हैं। उन्होंने लिखा कि बीजेपी वालों, अगर ईमानदारी से जनता के लिए काम किया होता तो इतना खौफ ना होता, सीएम बदलने की नौबत ना आती, दूसरी पार्टियों के दागियों के पांव पड़ने की जरूरत ना पड़ती। केजरीवाल ने लिखा कि आप पर लोगों को भरोसा है, आप हिमाचल प्रदेश में कट्टर, ईमानदार और देशभक्त सरकार देगी। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी में शामिल हुए। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनूप केसरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने उन्हें चरित्रहीन बताया। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और अरविंद केजरीवाल जी से उसके डर का आलम ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए रात को 12 बजे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट और उनके केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार, हिमाचल के जो भारतीय जनता पार्टी जिनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने जा रही है, वो केंद्रीय मंत्री और साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं रात को 12 बजे, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी को शिकायतें मिली हुई हैं कि वो महिलाओं से गंदी बात करता था, महिलाओं के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता था, तुच्छी बातें करता था महिलाओं के बारे में। ऐसे आदमी को, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऐसे आदमी को जब आम आदमी पार्टी ने बुला के कहा कि हम आपके खिलाफ जांच करा के कार्रवाई करेंगे, और आज जिसको हम पार्टी से निकालने वाले थे, वैसे महिलाओं के खिलाफ टुच्ची और गंदी बात करने वाले व्यक्ति को गले लगा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी उधर, और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने रात को 12 बजे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में उसको गले में बाहें डाल के उसका स्वागत किया है। तो सबसे पहले तो इससे यही साबित होता है कि हिमाचल की जनता के दिल की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है, वरना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रात को 12 बजे एक चरित्रहीन व्यक्ति को अपने साथ गले लगाने की ज़रूरत पड़ गई। एक केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनको रात को 12 बजे एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर चरित्रहीन होने के आरोप लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी जिसको निकालने वाली थी आज, उसको रात को 12 बजे गले लगाया। तो एक तो बौखलाए हुए तो बहुत हो, डरे हुए तो बहुत हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो
और रात को 12 बजे बौखलाहट में एक चरित्रहीन व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको 2 मिनट के लिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल रहा है। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को आपने लिया है उसकी सही जगह एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां ऐसे चोर उचक्कों को, महिलाओं के खिलाफ गंदी गंदी बातें करने, टुच्ची बातें करने वाले, गिरी हुई हरकतें करने वाले, इस तरह के बलात्कारियों को, इस तरह के चोर उचक्कों को, महिलाओं का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को लिया जाना चाहिए और ले सकते हो। उनकी जगह वहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में ही ऐसे लोगों की जगह है जहां जिसको दूसरी पार्टियां इसलिए निकाल रही हों कि उसने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, टुच्ची बातें कही हैं, उसको आप गले लगा रहे हो। तो रात को 12 बजे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल पहुंचते हैं। रात को 12 बजे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हिमाचल पहुंचते हैं। अनुराग ठाकुर जी मतलब हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री चेहरे हिमाचल पहुंचते हैं और रात को 12 बजे जाके एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराते हैं जिसके ऊपर इतने आरोप हैं, जिसको आम आदमी पार्टी आज सुबह निकालने ही वाली थी। तो हम उसकी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से और ख़ास तौर से महिला कार्यकर्ताओं से सहानुभूति है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने गिरे हुए, कितने चरित्रहीन लोगों को अब पार्टी में लेने लगे हैं, कितने बुरी तरह से बौखला गए हैं, ये आप खुद देख लीजिए। सच है, हिमाचल की राजनीति बदल रही है। लेकिन उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर ने उसके बाद बयान दिया, उन्होंने बाइट दी कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रही है, जो इतने दिन से काम कर रहे हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा है और इसलिए लोग बीजेपी में। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है कि किसी के खिलाफ भी, महिलाओं के खिलाफ किसी तरह की टुच्ची हरकत करने के, टुच्ची बात करने के, गिरी हुई हरकत करने के बात आएगी तो 1 मिनट आम आदमी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी तो उसको निकालने ही वाली थी। उन्होंने उसका स्वागत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोगों की जगह हो सकती है। हमें भी खुशी है कि बीजेपी अपने असली चाल चरित्र पर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर समेत कई नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस पर अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, वहाँ के संगठन मंत्री और वहाँ के ऊना के अध्यक्ष और ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर इन सबका स्वागत भी किया और पार्टी की ज्वाइनिंग भी करवाई। देश की सबसे बड़ी पार्टी में आज आम आदमी पार्टी का विलय हुआ है, एक तरह से मैं कहूँ, क्योंकि उनके अध्यक्ष, संगठन मंत्री सब लोग आ गए। तो दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो जिन लोगों ने 8 साल तक आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, एक कार्यकर्ता के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उनकी भी अनदेखी की गई। उनकी तरफ देखे तक नहीं अरविंद केजरीवाल जी। ये हिमाचल का अपमान था और उनके कार्यकर्ता का भी अपमान था। और इस स्वाभिमान की लड़ाई उन्होंने लड़ने के लिए और मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम भारत में हुआ है उसको देखकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो स्वयं उनको स्वागत किया है, इसके लिए मैं इन दोनों का बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है इनके आने से भाजपा को बल भी मिलेगा और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की झूठ की राजनीति है वो सबके सामने आई है। कैसे इनका भांडा फूटा है, कैसे झूठे वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सच्चाई ये है कि केवल अपना ही देखते हैं। जिस तरह से अभी चुनाव जो हुए उसमें प्रचंड जीत भाजपा को मिली है, उस तरह से उनके दावे कहीं ना कहीं फीके दिखाई दे रहे हैं हिमाचल को। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी भी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी सब पे जमानत जब्त हुई। हिमाचल में भी उनकी वही हर्ष होने। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। तो शरद पवार के घर पर हुए हमले पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कोई आंदोलन नहीं था, ये एक साजिश थी। पवार साहब के घर पर जो लोग गए थे वो खुद को, अपने आप को अगर एसटी कर्मचारी मानते हैं तो मैं मानता हूँ ये आंदोलन नहीं था।
ये कोई साजिश थी और उस साजिश के पीछे सूत्रधार कौन है राजनीति, उसका रहस्य भी जल्दी सामने आ जाएगा। एक तो पवार साहब का ये एसटी का जो स्ट्राइक है उससे कोई संबंध नहीं है। सरकार ने नेताओं से बातचीत कर ली और न्यायालय ने भी उस बारे में एक दिशा दी। सभी मांगे लगभग उनके सरकार मान चुकी है। फिर भी महाराष्ट्र का राजनीतिक और सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कोई कर रहा है, कोई सूत्रधार है, कोई कारस्थान कर रहा है, तो मुझे लगता है सरकार उनसे भी निपट लेगी। और बीजेपी सांसद रवि किशन ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका एक बबल है जो फटेगा। और क्या कुछ कहा रवि किशन ने, सुनिए। देखिए, आप पार्टी का एक बलून है, इसको कहते हैं ना बबल है, वो फटेगा। दिल्ली में हम चूंकि दिल्ली में सरकारी आवास है, मैं जानता हूं तो वो वहाँ कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी सब लोग जो कांग्रेस से थोड़े त्रस्त हो गए थे तो वहाँ मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई भी बाहर आएगी। और ये सच्चाई है कि उत्तराखंड में देखिए अब सारे लोग आपसे बीजेपी में आ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस ये वहाँ पर पंजाब में भी कुछ समय के बाद ऐसे ही होगा। ये लोग उनके मूवमेंट को देखेंगे और पता चल जाएगा कि खाली फ्री वाली एक झूठी बातें हैं और इसके अंदर सत्य कुछ नहीं, धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। खाली हम आपको फ्री दे देंगे भोली जनता को उस वक्त बेवकूफ़ एक बार आप बना सकते हैं, बार बार नहीं। देखिएगा अगली बार इन लोगों का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। उनकी वोट बैंक की राजनीति को उनको बंद करना है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, बम के ऊपर बैठी हुई और बम कभी भी फटेगा। वो अपने वोट को बचाने, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो भी राजनीति कर रही है, लेकिन आने वाले समय के लिए ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति ये नहीं होनी चाहिए कि आप बम पर बैठे हों और आतंकवादी को संरक्षण या उनकी बातें या कम्युनल राइट्स या दंगों को बचाना या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करना और उनको मारना, पीटना, डरवाना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हिंदी जो है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसको राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में लेना चाहिए, जिसका विरोध जो है पश्चिम बंगाल और साउथ इंडिया के बहुत सारे लीडर। नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी जो सोचते हैं कश्मीर के मुद्दे पे उन्होंने सोचा, अगर हिंदी को उन्होंने कहा है और बहुत सही, क्योंकि सारे लोग हिंदी बोलते हैं, सब लोग हिंदी जानते हैं। इस तरह से अब हम लोगों को इसको पूरा तरह मैं समर्थन करता हूं। और ये मैं अमित शाह जी ने जो कहा ये कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरह देखना चाहिए और इसको क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी में बोली जाती है तो इसमें मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। अगर विपक्ष अपनी लेफ्ट माइंडसेट के साथ इसको विरोध कर रहा है तो ये गलत बात है, लेकिन पूरा देश ये चाह रहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से अब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि अभी तक इस केस में पुलिस मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब एनआईए की टीम आरोपी मुर्तजा से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, इस बारे में एनआईए की टीम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सौंपेगी। आपको बता दें कि इस केस की कमान अब एनआईए को भी सौंपी जा सकती है। अब्बासी से पूछताछ के बाद एनआईए की टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। वहीं पुलिस को इस केस में हनी ट्रैप कनेक्शन की जानकारी भी मिली थी। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि एक लड़की ने अपनी फोटो भेजकर भारत आकर मिलने का वादा किया था। इतना ही नहीं, मुर्तजा ने मदद के लिए 40,000 रुपए भी भेजे थे। इसके बाद ईमेल के जरिए ही बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद अब्बासी आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी करने लगा था। इसके बाद उसकी आईएसआईएस के लोगों से बातचीत शुरू हो गई। अब्बासी ने पुलिस को बताया था कि उसने लड़की के बताए बैंक अकाउंट में 3 बार रुपए ट्रांसफर किए थे। गौरतलब है कि आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बास के पिता को यूपी एटीएस ने तलब किया है। उसके पिता मुनीर अहमद अब्बासी को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। अहमद मुर्तजा की बीमारी में पुराने इलाज और लंबे समय से हो रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एटीएस ने पिता को अपनी जांच के दायरे में शामिल किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ बूस्टर डोज को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना की बूस्टर डोज को हरी झंडी मिल गई है। 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगेगी। कोरोना की प्रिकॉशन डोज निजी सेंटरों पर लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन
डोज उपलब्ध होगी। यदि कोई बूस्टर डोज लेना चाहता है तो ये सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में भी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों की आयु 18 साल से अधिक है और दूसरी खुराक लिए हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, वे कोरोना की प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। ये सुविधा निजी सेंटर्स पर भी उपलब्ध रहेगी। पाकिस्तान में सियासी घमासान चरम पर है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहा है और नेशनल असेंबली स्थगित होने पर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीएमएलएन की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो अपने होश में नहीं है, उसे कहर बरपाने और पूरे देश को गिराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मरियम ने कहा कि मजाक नहीं है, इमरान कोई पीएम या पूर्व पीएम नहीं है। इस समय उनको एक मनोरोगी के रूप में लिया जाना चाहिए जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश के बंधक बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 40 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है। रूस का पिछले कुछ दिनों में बर्बरा चेहरा सामने आया और उसने यूक्रेन के शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। लड़कियों पर भी अत्याचार की खबरें हैं और इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव से 50 मील दूर इवान कीव में लड़कियों के जबरदस्ती बाल कटवाए जा रहे हैं ताकि रूस के जवान उनके साथ बलात्कार ना करें। शहर के डिप्टी मेयर मैरिना ने कहा है कि लड़कियों के बाल इसलिए कटवाए जा रहे हैं ताकि ये कम आकर्षक लगें और रूस के सैनिक उनके साथ बर्बरता ना करें। उन्होंने कहा कि रूस के सैनिकों की बर्बरता के बारे में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इस इलाके के गांव की 2 बहनों के साथ वहां के सैनिकों ने बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि दोनों बहनों को बेसमेंट से उनको बालों को पकड़कर निकाला गया था और महिलाओं को उनके बाल पकड़कर खींचा गया, उन्हें गालियां दी गई। लड़कियों ने अब अपने बाल छोटे कराने शुरू कर दिए हैं ताकि वे कम आकर्षक लगें और कोई उन्हें ना देखे। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग का पहला चरण 10 अप्रैल को शुरू होगा। राष्ट्रपति मैक्रों के सामने इस बार दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ली पेन की चुनौती है और इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इसी हफ्ते हुए सर्वे के मुताबिक अब मैक्रों और ली पेन के बीच सिर्फ 3% का अंतर है। फ्रांस के राजनीतिक पंडितों के मुताबिक पहले दौर में किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए फैसला दूसरे दौर के मतदान में ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को यूएपीए एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। तलहा सईद इस समय लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है। आपको बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने एक दिन पहले ही 31 साल की सजा सुनाई थी। हाफिज सईद पर अमेरिका ने भी करोड़ों रुपए का इनाम घोषित किया। उसे अमेरिका में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए दोषी माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जांच के बाद ये सूचना मिली कि तलहा सईद कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्रों में जाता है। वहां तकरीरें करके वो भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।